हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत करता हूँ यस मैथमेटिक्स पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायनामिक्स से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए। तो डायनामिक्स बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे त्वरण और वेग। इंग्लिश में बोले वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को पढ़ने से पहले ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वेग तथा त्वरण। वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आज हमारा टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पढ़ने से पहले हमें क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कि किस टाइप की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या पढ़ना है। राशियां, राशियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती है। ठीक है, राशियां, तो राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो होती है वो दो प्रकार की होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ से पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे वहीं पे चलते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, और बात करें दूसरा जो होता है वो सदिश राशि होता है। कौन सा? सदिश राशि। सदिश राशि, अदिश राशि को हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये देखते हैं कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि से पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशियां कौन सी राशि होती है? अदिश राशियां हम उन राशियों को बोलते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मतलब अगर हम बोले तो सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अदिश राशि शॉर्ट में समझेंगे, अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली क्या हो? परिमाण हो, दिशा की कोई भी आवश्यकता ना हो। ठीक है, अब कौन सी राशि होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है? जैसे मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें काम की, काम मतलब वर्क, तो काम करने के लिए आपको क्या है? सिर्फ काम करना। ये नहीं कहना है कि हमें ईस्ट में दो, मतलब जैसे यहाँ पे वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो जूल में भी इसकी यूनिट को बोल सकते हैं, या न्यूटन इनटू मीटर बोल सकते हैं। तो हम ये अगर हम वर्क बोलेंगे तो सीधे सीधे बोल सकते हैं हमने 2 जूल वर्क किया या 4 जूल वर्क किया। ऐसा नहीं बोलेंगे हमने 2 जूल वर्क वेस्ट डायरेक्शन में किया, तो इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। जैसे मान लो 2 जूल हमने वर्क किया, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 जूल लिखेंगे, डायरेक्शन बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे दूसरे की अगर हम बात कर लें, जैसे वजन। ठीक है, वजन को हम सिंपली क्या बोलते हैं? मास। तो जो मास है हमारा, जैसे हम बोलेंगे 2 केजी। अब ऐसा नहीं होगा 2 केजी वेस्ट में या 2 केजी ईस्ट में। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। दैट मींस अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो आप बस हल्का हल्का समझते चलिए, क्योंकि ये हमें सिर्फ समझने के लिए जरूरत है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है मतलब इसी में बोलते हैं सदिश राशि। इसको पढ़ना है सदिश राशि।
तो सदिश राशि को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसको हम समझेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको डायरेक्शंस भी चाहिए होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीजें आपको जिस राशि में जरूरत पड़े तो वो राशि कौन सी राशि होती है? वो राशि हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि हम जैसे किस क्वांटिटी की बात करें तो वो राशि जो होगी हमारी सदिश राशि होंगी। तो जैसे अगर मैं बात करूँ पहला डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ। अब ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को एक हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। यहीं पे मैं विस्थापन की डेफिनेशन को भी समझा देता हूँ। तो ये जो विस्थापन होता है वो हमारा एक कैसा क्वांटिटी होता है? वो सदिश क्वांटिटी होता है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आगे बताऊंगा इसको पूरा डिटेल में कि ये सदिश राशि क्यों होती है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सदिश राशि होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है वो अभी आगे स्टेप में समझाएंगे। तो दूसरा हम बात करें वेग, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा एक्सीलरेशन, त्वरण, ठीक है। और अगर चौथा बात करें तो बल जो होता है फोर्स, उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम बोलते हैं कि वो सदिश राशि होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आवेग भी बोल सकते हो। आवेग भी क्या होती है? हमारी सदिश राशि होती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। अब हमने जो है दो प्रकार की राशियां पढ़ ली कि राशियां क्या क्या होती है, ठीक है। अब हमें आगे ये समझना है कि हमने जो राशियां पढ़ी हैं उन राशियों में जो हमने सदिश और अदिश पढ़ा था, अब उन चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। कि जब सबसे पहले हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो वेग और त्वरण पढ़ना है। तो वेग कहाँ से आया, त्वरण कहाँ से आया, ये सारी चीजें क्या होती है, इन सारी चीजों को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्टेंस। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक यहीं से स्टार्ट मानते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, ठीक है। ये मेरा पहला लेक्चर है, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत हो सकता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे फिर होगी राइटिंग ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? दूरी होती है। तो दूरी क्या होती है इस चीज को हमें समझना है, क्योंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक से फुल डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दूरी, तो दूरी क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ ए पे है और उसे बी पे जाना है, और बी पे जाने के लिए कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है। मान लो यहाँ से गया पहले, फिर घूम के ऐसे आया, फिर इस तरह से गया आके यहाँ पे कोई व्यक्ति आ पाया, ठीक है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि हमें ए से बी तक डिस्टेंस कैसे पता करनी है? जो हम जिस रास्ते से भी गए हैं उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो ही हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। तो क्या बोलते हैं, अगर हम सिंपली बोले, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमारे जो पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है वो ही क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अब यहाँ से यहाँ पे आप समझिएगा, आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हो, बी पॉइंट पे गए हो, आपको ए से बी नहीं पता करना है, आपको सिर्फ रास्ते से जाना है। तो मान लो अगर ये रास्ता 5 किलोमीटर का है तो आपको डायरेक्शन तो देखना ही नहीं था कि ए से बी किधर है, आपको सिर्फ रास्ते से जाना था। तो आप सिर्फ और सिर्फ रास्ते से गए थे, तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन को यहाँ पे नहीं देखा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत पड़ी? ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ओनली मैग्नीट्यूड होने की वजह से जो डिस्टेंस है हमारा वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहीं पे हमें क्या जरूरत पड़ती, अगर हमें
मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाती है। तो अगर डायरेक्शन अगर ये हो जाता मैग्नीट्यूड के साथ में, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, एमकेएस सिस्टम बोलो या एसआई सिस्टम बोलो, ठीक है, तो इसमें हम इसको जो यूनिट बात करें वो मीटर होती है। ठीक है, क्या होती है, मीटर। शॉर्ट में हम इसको एम से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर से हम डिनोट करते हैं। तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस क्या होती है, आपके द्वारा तय किए गए पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है, वास्तविक लंबाई होती है, वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, और दूरी में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम दूरी को स्केलर मतलब अदिश राशि बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है, वो मीटर होती है। और अगर मैं बात करूं सीजीएस में तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब मैं बात करता हूं जैसे हमारा डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, अगर हम बताओ आपने जैसे 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपने 2 घंटे में कवर किया है, कितने घंटे में, 2 घंटे में कवर किया है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी आपने अगर 2 घंटे में कवर की है तो 1 घंटे में आपने कितना चला होगा, मतलब 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर चला होगा। तो यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। यूनिट टाइम में कवर की गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो इसका मतलब हमारी जो स्पीड है यहाँ पे वो क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, अर्थात हमारी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसलिए यहाँ पे हम जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उसी को स्पीड से डिनोट करते हैं। अर्थात हमारी जो स्पीड की फार्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब जो डिस्टेंस होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं और जो टाइम होता है उसको सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसलिए जो स्पीड की हमारी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। और दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को सेकंड में नापते हैं। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई। अब अगर हम बात करें कि जो चाल होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, चाल जो होती है वो डिस्टेंस से बना है, डिस्टेंस मतलब दूरी से बनी हुई है। अब दूरी हमारी कैसी क्वांटिटी थी, दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। तो यहां से जब दूरी स्केलर क्वांटिटी थी तो उसी से मिलके बना है चाल। ठीक है, तो चाल भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, तो चाल जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। चाल कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम अगर बात कर लेते हैं आगे कि अभी आपने सबसे पहले देखा था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस से बना था स्पीड, स्पीड भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं साथियों, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है उस चीज को हमें अच्छे से डिटेल में समझना है कि विस्थापन क्या होता है। अगर मैं बात करूं जैसे मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये, मतलब इनिशियल जहां से मुझे चलना है वो पॉइंट ये है और जहां पे मुझे जाना है वो पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, आपको ए से बी पे जाने के मान लो बहुत सारे रास्ते हैं, एक इधर से रास्ता है, एक ऐसे रास्ता है। ठीक है, एक इधर से फिर ऐसे रास्ता है, इतने सारे रास्ते आपके सामने 2-3 रास्ते मैंने दिखाए हैं ए से बी पे जाने के। ठीक है, तो ए से बी पे जाने के जो 3 रास्ते हैं,
अब इन तीनों रास्तों में हमें क्या करना होता है, ये तीन रास्ते चाहे कैसे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए देखना पड़ता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है। तो इनिशियल पॉइंट से आपको क्या जरूरत पड़ी, फाइनल पॉइंट को देखने की जरूरत पड़ी। ये आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये मतलब फाइनल पॉइंट है। तो जब तक आप इनिशियल पॉइंट पोजीशन से फाइनल पोजीशन को देखेंगे नहीं, तब तक आप कोई शॉर्टेस्ट रास्ता जो दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा या जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आप पता नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट होता है कि हमें इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन तो देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब डायरेक्शन के साथ साथ में मान लिया ए से बी ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो उसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो आप कवर करें, मतलब डिफाइन करेंगे कि ये इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है या जो सबसे छोटा रास्ता होता है, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक प्रकार से है क्या, ये एक प्रकार से दूरी ही है, बट दूरी कैसी दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, या 2 पॉइंट्स बोल सकते हो सिंपली। तो डायरेक्शन के साथ साथ में अगर मान लो ये 3 किलोमीटर का रास्ता था और ये 2.5 किलोमीटर का है और ये 4 किलोमीटर का है और ये हमारा मान लो 2 किलोमीटर का है, तो ये वाला जो 2 किलोमीटर है साथ साथ में इसकी कुछ डिस्टेंस भी तो रही होगी। तो प्लस हमें क्या, एक तो डायरेक्शन और प्लस में किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ साथ में आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप सिंपली बोल सकते हैं जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों आ जाए वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सीधे सीधे बोलते हैं कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी होने वाली है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। समझ में आया होगा क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ रही है, इसलिए जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे ये है क्या, एक टाइप से ये डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी वही क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। और शॉर्ट में हम इसको एम से डिनोट कर सकते हैं और हिंदी में लिखेंगे तो हमें पूरा क्या लिखना पड़ेगा, मीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है साथियों। इतना समझ में आ रहा होगा। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन दो पॉइंट्स के बीच की वह न्यूनतम दूरी होती है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा कवर की जाती है, ठीक है। अब मान लो कि आपका इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है, और एक मान लो एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है जिसमें कोई व्यक्ति भाग रहा है, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, यहां से चलना स्टार्ट किया था ये पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो चलना स्टार्ट किया था और 2 चक्कर या 3 चक्कर लगाने के बाद वो फिर से यहीं आ गया, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। और मान लो व्यक्ति जहां से गया वहीं पे आ गया, अब कोई व्यक्ति जहां से गया है वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब मान लो आप ए पॉइंट से चले थे और दोबारा चल के फिर से यहीं पे आ गए, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है, सिंपली बोले विस्थापन की जो दर होती है, विस्थापन की दर, विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और यहाँ पे इसको समझ लेते क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इतना क्लियर होगा, वेलोसिटी। विस्थापन की दर का मतलब सीधे सीधे सिंपली हो गया कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर दिया जाए, टाइम से। और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाएगा तो जो भी निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का सिंपली मतलब हो गया क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा वेग है, वेग क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो वेग की यूनिट भी क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड हो जाती है। और वेग किससे मिलके बना है, वेग बना है हमारा विस्थापन से। और आपने अभी देखा था कि विस्थापन कैसी क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो वेग बनेगा वो भी हमारा कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वो भी एक कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। तो वेग भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेग होती है सदिश राशि। अगर हम एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट की बात करें तो वेग की जो यूनिट होती है वो आपने देख ही लिया कि वेग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्लियर आ गया। ठीक है, अगर हम दूरी को समय से डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड बन जाती है, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा वेग बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, वेग बन जाता है। ठीक है, आगे देखें। अब जो हमारा वेग है, अब वेग परिवर्तन की भी दर होती है, क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर। वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ वही हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर। इंग्लिश में बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन का मतलब होता है जो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है टाइम के साथ वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। एक्सीलरेशन को हम किसे, ए से स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन होता है। तो यहाँ से अगर हम इनका फार्मूला बनाए तो v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है। जहाँ पे v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, और जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और t क्या होता है, टाइम होता है, और a हमारा आपको पता है कि एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, a को किससे डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी यूनिट भी देख सकते हो। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, अब ऊपर देखिएगा, ऊपर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और अपॉन में एक सेकंड और आ गया तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम बात करें क्वांटिटी कैसी होगी, क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी ये किससे मिलके बना है, ये बना है हमारा वेलोसिटी से। और अभी आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है, तो ये भी कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उम्मीद करता हूँ मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, अधिकतर लोगों को सारी चीजें आती होंगी, तो वो वीडियो को थोड़ा हाई स्पीड में लगा के भी देख सकते हैं, या आ रहे हैं तो वो स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है शुरू से किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो अभी आपने जो पढ़ लिया है वो आपने त्वरण पढ़ लिया है अभी। ठीक है, आगे की चीजें समझिएगा। अभी कॉन्सेप्ट आता है हमारा औसत चाल का। ठीक है, औसत चाल पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका औसत चाल का। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है जैसे मान लो कि आपने अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए। मान लो आपने पहले 1 घंटे में, जैसे मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मान लो फर्स्ट आवर में आपने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड आवर में आपने 30 किलोमीटर कवर किया, और मतलब तीसरे घंटे में आपने 40 किलोमीटर की दूरी कवर की। तो आपने कुल कितना डिस्टेंस चला, तो कुल जो डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से, तो 20 प्लस 30 और प्लस का 40, तो कुल मिला के आपने 70 और 20 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा आपको, टोटल टाइम 1 घंटे में चला, 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया, 3 घंटे भी लग गए आपको। तो आपने 90 किलोमीटर की दूरी
आपने 3 घंटे में कवर करी, तो यहाँ पे आपकी औसत चाल हम बोल सकते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी और बटे में कितना हो जाएगा कुल समय। ठीक है, औसत चाल को हम एवरेज स्पीड भी बोलते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और इसकी यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकंड। क्यों रहेगी? क्योंकि ऊपर दूरी और नीचे क्या है हमारा समय दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना चले 90 किलोमीटर, और कितने घंटे में चले 3 घंटे में, तो इसका मतलब 30 से काटेंगे तो कितना देगा 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड का आपको जनरली कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर हम इस फार्मूले से करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। हमें यहाँ पे जो बताना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन तो आता है, तो इसको शॉर्ट में कैसे किया जाए, कम टाइम में कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो क्वेश्चन आता है ना उसी पे फोकस करके क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे। सारे पे जितना भी करा रहा हूँ उस पे सारे पे अभी आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, पूरा चैप्टर फिनिश करना है अभी। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है औसत चाल का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। औसत चाल, तो औसत चाल का मान लो यहाँ पे मैं पहले फार्मूला समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मतलब ए से बी तक गया x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और यहां से यहां पे वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया, तो डिस्टेंस तो बराबर ही चली। मान लो a से b तक जाने का कोई भी डिस्टेंस है, मान लो d डिस्टेंस है, तो ऐसे में औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि प्रूफ को आपकी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रूफ कराने के लिए ये सारी चीजें नहीं आती है एग्जाम में, पता चला मैं प्रूफ में आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो चीजें नहीं करनी है हमें। तो इसका सिंपली फार्मूला देखना है 2x अपॉन x प्लस वाई। ये फार्मूले से हमारी औसत चाल विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। हमें कुल दूरी बटे कुल समय निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही निकलवा देता हूं, दोनों तरीके से निकलवाते हैं। जैसे ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आया, तो ए से बी तक का जो उसका एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा समान है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए होती है, सिर्फ स्पीड चाहिए होती है। अब देख लो, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है वो आपका मान लेते हैं आपका कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं पहले सिंपल तरीके से करता हूँ, सिंपल तरीके का मतलब ये है, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि पहले में जो गया उसमें कितना टाइम लगा। डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि 50 किलोमीटर गया और 50 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी 50 जाने की और 50 आने की, तो टोटल हो गया हमारा 100 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा। पहला जो गया उसमें टाइम t1 लगेगा, और आपने अभी फार्मूला पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे का समय का मतलब हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 50 किलोमीटर और स्पीड हमारी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें यहाँ से कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे लगे होंगे, ठीक है। दूसरा वापस आने का जो है 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, 20 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो हमें यहाँ पे लगा होगा 2.5 आवर, ठीक है, इतना लग गया। अब टोटल टाइम अगर मैं बात करूं तो t1 प्लस t2 कितना हो गया 5 और प्लस 2.5, इसका मतलब हो गया 7.5 आवर हमारे लिए लग गया, ठीक है। तो अब 7.5 आवर लग गया, तो आप समझ सकते हो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अभी आपने देखा था कितना था आपका, जो टोटल डिस्टेंस था वो आपका था 100 किलोमीटर, ठीक है।
ये है, ये वाला देखिएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना था 100 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा था 7.5 घंटे। तो अभी जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। अब टोटल डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर है और टोटल टाइम आपका 7.5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं 7.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा लेंगे और 25 से काटेंगे, 25 3 जा 3 है और 25 4 जा। अब ये कितना है 3 है, तो ऊपर हमारा कितना हो गया 40 और बटे में कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग 3 आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब अगर मैं सिंपली उस फार्मूले से बात करता एवरेज स्पीड की, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटे हमारी एवरेज स्पीड हो जाती। अगर हमने जो फार्मूला बताया था आपको 2x/x प्लस y, इसमें क्या होता है जब डिस्टेंस इक्वल होती है ना, तो डिस्टेंस की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारा 2 गया था 10 से, वापस आया था 20 से, और अपॉन में हमने क्या बोल रखा, दोनों का सम करना है। तो 10 और प्लस का 20, तो ऊपर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमें फिर दोबारा उसको कट ही करने। तो एक जीरो से एक जीरो कोई सा भी कैंसिल कर दीजिएगा और ये कितना आ गया 40/3 ही आ गया। ये भी कितना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में आपका टाइम वेस्ट होगा कि पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालें, फिर टोटल टाइम निकालें, उसके बाद टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करें, तब आपका निकल के आएगा एवरेज स्पीड। और यहाँ से आप ओरली निकाल सकते हो 2x/x प्लस y से डायरेक्ट आप एवरेज स्पीड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये तो हमारी होगी सिंपल सी बात कि हमने क्वांटिटी पढ़ लिया कि क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद में हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने स्पीड पढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनाई और वेलोसिटी से हमने एक्सीलरेशन बना दिया। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड पढ़ लिया। अब एवरेज स्पीड के बाद एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है, वो क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना और फाइनल वेलोसिटी कितना है बस हमें वो ध्यान देना होता है। तो u + v/2 ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हमें ये नहीं करना है कि टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है u और फाइनल वेलोसिटी v कितना है, दोनों को सम करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, और हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो हमारे लिए मेन है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, एक चीज वो भी समझ लीजिएगा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो समझिएगा कि जैसे मान लो आपको किलोमीटर, जैसे मान लो आपको किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे उस चीज को समझिएगा जरा। जैसे मान लो आपके पास, ये बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, उस चीज को समझिएगा। जैसे मान लो आपके पास 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब इस 20 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ जाए मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, तो ये जो 20 है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और अपॉन में क्या है, घंटा है, तो एक घंटे को पहले 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका मिनट बन गया, और मिनट को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, सेकंड बन गया। अब ये 20 पे अभी ध्यान मत देना, ये 20 अभी मैं ऐसे ही लिखा है, मैं देता हूँ 20 को कट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसको कट करता हूँ। अब जैसे मान लो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 2 0 से 2 0 चले गए, तो ऊपर कितना बचा 10, और 10 को अगर मैं 2 से कट कर लूंगा तो 5, और नीचे 6 को 2 से कट कर लूंगा तो 3। तो ये 20 तो ऐसे ही रहा, तो ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे कितना आ गया 6, और ये 3 कितना आ गया 18। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ा, 20 तो हमारे पास था ही, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया निकल के, वो क्या निकल के आया, 5/18 निकल के आया। तो इसका मतलब ये होगा कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है,
ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब बाकी आप आगे निकाल लेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इधर से इधर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तब। अब अगर आप बात करते हैं मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बता दी। एक और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखिएगा वो क्या है। जैसे एक यूनिट कन्वर्जन बताता हूं जो आपको जनरली याद नहीं होता होगा या कई सारे लोगों को याद भी होता होगा, बट मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताना चाहता हूं जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, किलो, आपको एक बार याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, डेसी, सेंटी, मिली। अब देखो आपने एक वर्ड याद कर लिया, किलो, हेक्टो, डेका, बस इधर याद रखना है किलो, हेक्टो, डेका और डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ये बीच में मीटर है तो आप सबके साथ मीटर लगा सकते हो, सबके साथ लीटर लगा सकते हो, सबके साथ ग्राम लगा सकते हो। अब इसको कैसे रीड करना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर बोल सकते हो। अगर आपको लीटर लगाना है तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर नहीं बोलेंगे, अब हम यहाँ पे जो लाइन चली वो लीटर वाली चली। ये हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, हमें जो भी लगाना है वो तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हम मीटर लगा सकते हैं, अगर हमें दूरी नापनी है तो मीटर लगा ले, अगर हमें कोई भी मतलब लिक्विड वाली चीज नापनी तो लीटर लगा ले, अगर हमें कोई वजन करना है तो हम ग्राम लगा सकते हैं। इन तीनों के साथ जो भी लगाना चाहे एक ही लाइन से आपको सब कुछ याद होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है, अब जैसे मान लो ग्राम करना, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, तो यहाँ पे ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब जैसे आपको जनरली जो याद होता है मैं पहले वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपको मान लो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो आप देख लीजिएगा आप कितना क्वांटिटी चले हो, 1 2 3, तो आप 3 क्वांटिटी चले हो। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप 3 डंडे चले हो तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो आपको 1 किलोमीटर में निकालना है, जनरली जो चीज याद नहीं होती है, जैसे 1 किलोमीटर में आपसे सीधे सीधे डेसीमीटर पूछ ले, कितना पूछ ले, डेसीमीटर पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, तो देख लो कितना चलना है, 1 2 3 और 4 चल रहा है, तो आप सीधे सीधे 4 जीरो लगा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो याद रहता है। अब जैसे आपसे पूछ ले डेकामीटर में सेंटीमीटर कितना होगा, तो डेकामीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो 1 डेकामीटर जो होता है आप देख लीजिएगा कितना होगा, डेकामीटर पे तो है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, मतलब 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी का आप किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सिंपली ऐसा समझिएगा, जब आपको छोटी बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड, अब समझिएगा, अगर आपको इधर से इधर जाना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, जितना भी चलेंगे आप उसको उतना मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में लाना था, तो इधर से इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली समझ लीजिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितना चलेंगे उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। और राइट से अगर लेफ्ट में आएंगे, राइट से किधर आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, तो हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कितने से करेंगे, जितने की आप स्टेप चले हो, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो ग्राम में हो, आप एक लाइन से सब कुछ याद कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ये बताना है कि एक हेक्टोग्राम या एक डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, एक डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो आप देख लीजिएगा कितना चलना है, यहाँ पे तो है हम 1 2 3 और 4,
तो एक जो डेकाग्राम होगा उसमें कितना हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे, कितने मिलीग्राम हो जाएंगे। ठीक है, आप सिंपली एक लाइन में कन्वर्जन कर सकते हैं। सिंपली उम्मीद करता हूँ आप अच्छे क्लासेस के सभी टीजीडी पीजीडी की तैयारी करने वाले मतलब लोग हैं, तो आपको जल्दी समझ आएंगे। आपका छोटे बच्चों को समझाने में टाइम लगता है, आप तो ऐसे समझ होंगे। अब आगे समझिएगा, ये तो रही हमारी बेसिक चीजें। ठीक है, अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर स्टार्ट किया था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी हमने जो उससे बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें बता दी हैं। अब हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। हमारी जो न्यूटन की जो इक्वेशंस होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की जो इक्वेशन है मोशन से रिलेटेड, उन इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, उनका प्रूफ नहीं करना है हमें सिर्फ उन इक्वेशंस को समझना है और उन इक्वेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, तो पहले अभी तो मैं एक बार सारी थ्योरी करा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन के साथ साथ में भी थ्योरी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, अभी मेरे को 40-45 क्वेश्चंस भी कराने हैं, तो लगभग वीडियो लंबा हो जाएगा, बट कोई नहीं, आप एंड तक 2-2 बार में देख सकते हो, जरूरी नहीं आप एक बार में ही देखें। तो आगे आप देखते रहिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है गति के जो समीकरण होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। गति के ये किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला जो हमारा इक्वेशन होता है वो सिंपली हमारा एक्सीलरेशन का ही होता है। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। अभी मैंने सारे नोटेशंस को आपको एक बार बता दिया था कि v जो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है और u हमारा जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर मैं u की बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब मैं हिंदी में भी बोलता जा रहा हूँ, एक सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, अगर हम v की बात करें तो ये हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है अंतिम वेग। क्या होता है भाई, अंतिम वेग। a हमारा क्या होता है, यहाँ पे त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम t यहाँ पे जो डिनोट करेंगे उसका मतलब यहाँ टाइम से होगा और टाइम का मतलब समय से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम s यूज करेंगे वो डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, ध्यान रखिए, ना कि हम स्पीड के लिए यूज करेंगे। s हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, s हम यूज करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो s का डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और VUST, हाँ लगभग सारे वर्ड हो चुके हैं। इन वर्डों का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, समझते रहिएगा, वो मतलब फुल कॉन्सेप्ट आपको देख के जाऊंगा। और ये मैं आपको प्रॉपर मतलब पूरा स्टैटिक्स डायनामिक्स जितना भी हो सकता है पेपर तक मैं सारा जितना कराने की कोशिश करूंगा। और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैं 6 महीने तक अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाला था किसी कारणवश, बट अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। और मेरा टेस्ट सीरीज भी चलता है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहे तो हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, मैं वीक में 2 टेस्ट लेता हूँ। एक टीजीटी का फुल टेस्ट होता है जो संडे को होता है, और एक जो टेस्ट होता है वीक में टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, जिसमें 1 घंटे में 65 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 1 आवर में 65 क्वेश्चंस होते हैं। और जो 2 घंटे का टेस्ट होता है उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। और एक 15 तारीख को और महीने की 30 तारीख को पीजीटी का टेस्ट होता है। तो इसकी जो फीस है मात्र 499 रुपए है। इसमें आपको लिए मटेरियल्स मिलेगा सारा। ठीक है, जिसका टेस्ट होगा वो सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और ये टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपके लिए ये सारे लेक्चर्स फ्री रहेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, और जो नहीं है वो टाइम के साथ में अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप फर्स्ट इक्वेशन लिख चुके हैं। तो ये सारे आपके नोटेशंस थे जो आपने क्या किया, देख लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका
वो क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ जो मोशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से हमारे सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। पहले इनसे रिलेटेड चीजों को समझते हैं कि यू, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन चीजों को आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और ये सारी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप मेरे चैनल टेलीग्राम जो चैनल है उससे आप अटैच हो जाइएगा, और ये मैं सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे जो भी पढ़ा रहा हूँ अटैच वो सेम लिखा हुआ आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब आप चीजों को समझिएगा। जैसे मानते हैं यू, अब यू के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते कि यू क्या होता है। यू हमने देखा कि यू हमारा जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। यू क्या होता है भाई, यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। अब यू हमारा अगर प्रारंभिक वेग होता है तो यू के लिए कंडीशंस क्या है। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट्स बात करते हैं, अगर कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से चलती है, ब्रह्मावस्था का मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, तो रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो आप स्पीड है या जो रेस है वो ऐसा तो है नहीं सीधे सीधे 20 से स्पीड स्टार्ट करके ले जाएंगे, तो सबसे पहले वो 0 से ही उठ के ऊपर जाएगी। तो कोई भी अगर बॉडी होती है, अगर वो रेस से चलना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। अगर कोई भी बॉडी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग यू होता है वो 0 होता है। तो यू कब 0 होगा, जब कोई वस्तु किससे चलेगी, ब्रह्मावस्था से। ब्रह्मावस्था से चलने पर क्या होता है भाई, यू 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंपली इंग्लिश में मैंने बोल ही दिया है, कोई बॉडी अगर रेस से चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यू 0 कब होगा, जब कोई बॉडी रेस से चलना स्टार्ट करेगी। मान लो अब कोई बॉडी चल रही है, चलते चलते रुकना तो है, जब वो रुकेगी, जब कोई बॉडी चलते रुक गई तो उसके पास कोई वेग ही नहीं बचा। वेग कौन सा नहीं बचा, चली तब तो वेग था ना उसके पास, जब वो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 हो गई। तो रुकने पर क्या हो जाता है, रुकने पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, मतलब अंतिम वेग जो होता है, अंतिम वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो अंतिम वेग जो हमारा होता है वो क्या होता है, v 0 हो जाता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v से बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप एक चीज में बोल देता हूँ, दूसरी चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। हिंदी लिख दिया तो इंग्लिश बोल देता हूँ, और इंग्लिश लिख दिया तो मैं हिंदी बोल दूंगा, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ब्रह्मावस्था से चलेगी कोई बॉडी तो u 0 होगा, और अगर कोई वस्तु चलने के बाद रुक जाएगी तो v 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है कि एक्सीलरेशन दो टाइप से अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन जो होता है वो एक नेगेटिव एक्सीलरेशन भी होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन का हिंदी में मतलब होता है बंधन। बंधन का मतलब क्या होता है, वो चीज समझ लीजिए। जैसे मान लो कोई बॉडी चल रही है, 50 की स्पीड में चल रही है, आगे से कोई अचानक से आ जाता है, तो जो भी ड्राइवर होता है उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने में क्या होता है कि जो चल रही होती है उस पॉइंट पे, जैसे कोई बॉडी 50 की स्पीड में चल रही है तो उसके पास अभी जो स्पीड है ना, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर बराबर है, ठीक है। और ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड कम हुई, जैसे मान लो 30 पे आ गई, 20 पे आ गई, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। और आपने अभी पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आ जाती है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम हिंदी में मंदन या रिटार्डेशन बोलते हैं। वहां पे ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जा रहा है। जैसे मान लो कि जैसे u जो है वो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर है, इससे कोई बॉडी चल रही थी और v अचानक ब्रेक लगाने से उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में जब हम a की वैल्यू निकालेंगे, मान लो ऐसा करने में उसके लिए 5 मिनट लगे, 5 मिनट या 5 सेकेंड लगे, कितना, 5 सेकेंड लग गया, ठीक है। तो a इक्वल टू हमारा होता है भाई v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो b हमारे पास कितना रह गया, 20 रह गया, और u कितना है हमारे पास 50 है, नीचे कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऊपर बचा है 30 इसका माइनस का, और नीचे बचा है 5।
अब ऐसी कंडीशन में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव निकल के आएगा, और नेगेटिव निकल के आएगा तो यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन नेगेटिव निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मंदन कहलाएगा। तो इसको अगर मैं बात करूं, ये हमारा कितना किलोमीटर है, किलोमीटर को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर बन गया, और उसके बाद ये काट लेंगे 6, तो ये माइनस का 6000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस लिखेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरा एक्सीलरेशन लिखना पड़ेगा। अगर हम मंदन लिख देते हैं, इसी चीज को रिटार्डेशन या मंदन लिख देते हैं, तो आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सीधे सीधे 6000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। मंदन या रिटार्डेशन के साथ नेगेटिव खुद इंक्लूड हो जाता है, जब आप एक्सीलरेशन लिखते हैं तो आपको नेगेटिव अगर होता है तो लिखना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे बात कि भ्रामवस्था से चलेगी तो u0, रुक जाएगी तो v0, और चलते हुए अगर उसको ब्रेक लगाना पड़ गया तो वहां उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मंदन। अगर कभी भी एक्सीलरेशन नेगेटिव में दे रखा है तो आप समझ लीजिएगा कि उसका मतलब सीधे सीधे एक ही हो गया कि बॉडी जो है वो देखिएगा आगे यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो ये एस है, एस का मतलब ये विस्थापन है। अब विस्थापन का आपको समीकरण दे रखा है, किसी में भी दे रखा है, मान लो x² 2x + 3 कैसे भी दे रखा है, ठीक है, या टाइम के साथ में दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। तो आप ये विस्थापन का अगर एक बार आप डिफरेंशिएशन कर देंगे ds/dt कर देंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा वो आपका वेग निकल के आ जाएगा। समझ गए, क्या निकल के आ जाएगा, वेग। अगर आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे d2s, और जो वेग होता है उसी को हम v से डिनोट करते हैं। यहाँ पे चीजों को समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। तो अगर आप दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। अब त्वरण या तो इसका एक बार और इसका भी तो एक ही बार करेंगे तो dv/dt ये भी हमारा त्वरण को ही डिनोट करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक त्वरण को डिनोट करने की एक और भी तरीका होता है, उस चीज को मैं दोनों आपको बताता हूं। अभी एक सेकंड रुकिएगा। v into dv/ds ये पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। तो त्वरण देख लिया ना आपने कितने तरीके से डिनोट होता है। d2s/dt² लिखे तो भी त्वरण होता है, dv/dt अगर वेलोसिटी का एक बार करें तो भी त्वरण हो जाता है, a से डिनोट करते हैं, और v dv/ds भी क्या होता है, त्वरण ही होता है। यहाँ पे ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, विस्थापन है। समझ गए। तो विस्थापन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और ये जो वेग है वो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और जो एक्सीलरेशन होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके लिए बता दी हूँ। अभी यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, उस चीज को भी जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो क्या समझाना है, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशंस आती है टाइम को निकालने की, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टीवी सेकंड में चलेगी दूरी, इस पे क्वेश्चन अभी 2021 टीजीटी में भी आया था और आगे भी इस पे क्वेश्चन आता रहता है। किसी पर्टिकुलर सेकंड में चलेगी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। टीवी सेकंड में चली गई दूरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। उम्मीद है कि इस बार भी इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। डायरेक्ट नहीं आता, थोड़ा घुमा के पूछा था, इस बार भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो इसका फार्मूला क्या होता है, u प्लस चाहे तो a लिख दीजिए। देखो एक्सीलरेशन के लिए हम a से भी डिनोट करते हैं और f से भी डिनोट करते हैं। जो हमारा रैखिक त्वरण होता है, रैखिक त्वरण जिसको लीनियर एक्सीलरेशन बोलते हैं, क्या, लीनियर एक्सीलरेशन।
तो लीनियर एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पे हम दो चीजों से डिनोट करते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कहीं किसी बुक में ए भी लिखा होगा और किसी बुक में बी भी, सॉरी एफ भी लिखा होगा, तो दोनों से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम ए भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। वैसे क्या होता है 2t माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में ए, ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा टीवे सेकंड में चलेगी दूरी u प्लस 2t माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एफ लिखिएगा, चाहे तो इंटू में ए लिखिएगा। ये हमारा मेन फार्मूला होता है किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी का। ठीक है, अब आगे जो भी आता है मैं साथ साथ में कराता चल रहा हूँ। अब आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं वन बाई वन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिएगा जरा, देखो थोड़ा अभी जो नेक्स्ट टाइम क्या है, अभी थोड़ा मैं इसको डिजाइन नहीं कर पाया सही से। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाएंगे तो ये जो क्लियरिटी है ना वो बहुत अच्छी दिखाई देगी। बट स्क्रीन पे देख रहा हूँ सही दिख रहा है क्वेश्चंस लगभग। ठीक है, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे और अगली बार जो क्वेश्चन को अच्छे से टाइप कराएंगे, इस बार तो मैंने खाली पिक लगा दी थी क्वेश्चन को खींच के। ठीक है, अगली बार इसको डिजाइन अच्छे से करेंगे। तो बस आपको क्या है देखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, तो इसलिए क्वेश्चन लिखा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को क्या किया यहाँ पे पिक लगाया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक साइकिल सवार, यही है, हाँ, एक साइकिल सवार प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा द्वितीय 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की। ये दूरी लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा छिप गया है, ये क्या है, दूरी है। ठीक है, क्या है, दूरी। ठीक है, अब आप समझिएगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको। अब ऐसा नहीं, मैंने एक औसत चाल का फार्मूला बताया था आपके लिए। औसत चाल का जो मैंने फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, उस चीज पे आप जरा ध्यान रखिएगा। औसत चाल का मैंने फार्मूला बताया कि अगर कोई व्यक्ति मान लो कि 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर वापस आया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर वापस आया। जैसे मान लो ए से बी तक वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, 30 की स्पीड से गया। ठीक है, फिर बी से सी पे गया, फिर से दूरी 10 किलोमीटर ही रही। अब वो मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, तो ऐसा नहीं है कि वापस आएगा तभी, पर दोनों केस में दूरियां बराबर हो, तो आप ये वाला फार्मूला 2x/x + y को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, कि एवरेज स्पीड के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला कब लगाना है, जब आपको डिस्टेंस दोनों केस में बराबर दे रखी हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। यही फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। तो वो सिंपल बोल लेते हैं कि पहले जो 20 किलोमीटर गया, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, द्वितीय 20 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा एवरेज स्पीड होगा 2x, मान लो पहली चाल कितनी है, 15 है, और दूसरी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कितना देगा, 10 अपॉन में क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। अपॉन में दोनों का सम लगा देंगे। ठीक है, एक 15 और दूसरा कितना है भाई, 10 है। ठीक है, देख लीजिएगा 10। अब इसकी कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्टाइलिंग करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये 2 गुणा 15 और गुणा 10 बड़े कितना हो जाएगा, 25। अब ध्यान से देखो, 15 और 10 की गुणा कितनी होती है, 150, और 150 को 25 से काटेंगे 6, और 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकाल लिया। ये क्वेश्चन अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा निकला हुआ होगा। कैसे निकला हुआ होगा, पहले क्या टोटल डिस्टेंस 20 गया, 20 फिर वापस 20 गया, तो 40 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पहला टाइम कितना लगा, दूसरा टाइम कितना लगा, दोनों के टाइमों को ऐड किया, फिर कुल डिस्टेंस को कुल टाइम से डिवाइड किया, तब आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। बट यहाँ से एवरेज स्पीड बहुत ही शॉर्ट में आपकी निकल जाएगी। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, पहले मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए। थोड़ा जो भी दिक्कत हो रहा है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको अच्छे से डिजाइन पहले से ही करके रखूंगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, एक बार स्क्रीन पे देखता हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, फिर मैं इसको सेट करता हूँ। ठीक है, लगभग सही दिखाई दे रहा है, काम चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको याद ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर की दौड़, कोई 400 मीटर की दौड़ है भाई,
कितने सेकंड में? 32 सेकंड में पूरी की। दौड़ने वाले व्यक्ति का माध्य वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको पता है वेग इक्वल टू क्या होता है, तो सिंपली ये डिस्टेंस है और कितने में तय करी, 32 सेकंड में करी। तो यहाँ पे हमारा 400 हो जाएगा, दूरी ऊपर आ जाएगी। मतलब वैसे तो हम वेग को सिंपली दूरी ना बोल के विस्थापन ही बोलेंगे, तो यहाँ पे ये विस्थापन होगा जो कि ठीक है। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो भी निकल के आएगा, मान लो मैंने 8 से काट दिया तो 8 जो कितना होता है 32 होता है और 8 पंजे कितना होता है 40 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये कितना होगा मीटर पर सेकंड होगा। तो आपने ये दो क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सीधे सीधे बोला 400 मीटर की दौड़ कोई 32 सेकंड में पूरी करता है, तो इसका मतलब 400 मीटर को अब उसके टाइम से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा ना वो कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी थोड़ा उसका एक्सपीरियंस की कमी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सेट करने में। उसके बाद जैसे हो जाएगा थोड़ा, फिर टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है थोड़ा अच्छा सेट हो गया, बस आप लोग थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। 40 किलोमीटर गई फिर 40 किलोमीटर वापस आई उसी स्थान से। तो सिंपली एवरेज औसत चाल का मतलब एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा देंगे। कितना अभी पढ़े थे 2x बाई अपॉन x प्लस पाई पढ़ा था हमने। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है। तो इसका मतलब 50 से गई तो पहली स्पीड 50 और दूसरी 40 से वापस आई तो दूसरी कितनी हो गई 40 हो गई। और नीचे कितना करेंगे 50 और प्लस का 40 करेंगे भाई, क्योंकि नीचे प्लस होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा तो 2 गुणा 50 गुणा 40 और बटे में हो जाएगा हमारा 90। बटे में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब 50 चौके होता है 200 और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400। अब ये आ जाएगा 400 बटे 9। अब ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ये हमसे मत करो। ठीक है, तो कितना आ गया 400 बटे 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम सॉल्व कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आज ही फिनिश करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था और ये अभी गया है, अच्छा क्वेश्चन है। किधर भाग रहे हो, सही से देखो। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक गतिमान बिंदु के लिए यहाँ पे इक्वेशन दिख नहीं रही होगी, मैं अलग से लिख देता हूँ। s इक्वल टू 3t³ माइनस 2t। एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन यही है अलग है। ठीक है, कितना 3t³ माइनस 2t और ये आपको दे रखा है 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी, इसका मतलब वेग आपसे पूछ लिया गया। अभी मैंने आपको यही बताया था कि 4 सेकंड बाद सेकंड। अब ये क्या है, एक आपको गतिमान बिंदु का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, मतलब विस्थापन का समीकरण दे रखा है। तो विस्थापन को अगर हम एक बार के अगर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो विस्थापन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही हमें करना है। तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ds ओवर dt हो जाएगा। अब ये कितना 3 आगे आ जाएगा, कितना 3 पहले से लिखा 9 t² माइनस का 2t। अब ये जो हमें ds ओवर dt निकालना है, ये t इक्वल टू किस पे निकालना, 4 पे निकालना है। तो 9 गुणा 4 का स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा। तो 416 ने 144 में से 2 घटा देंगे तो 142 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा था, सिंपली यहाँ पे एक गतिमान बिंदु का समीकरण दे रखा था
त्वरण विस्थापन का, उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या कर लिया, उसकी वेलोसिटी निकाल ली। ये वेलोसिटी अगर इतना पूछता तो यही छोड़ देते, पर हमारे पास दे रखा था 4 सेकंड बाद कितनी होगी, तो ठीक ही लगे 4 लगा दिया, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समझिएगा इसको। रुक जाओ, पहले 1 मिनट सेट कर लेते हैं इसको। सही से ठीक है, देखिएगा इसको कैसे सेट करना है। इसको सेट करने के लिए यहाँ पे सिंपली बोल रखा है कि इतना 800 मीटर की दौड़ 1 मिनट 4 सेकंड में पूरी की गई, दौड़ने वाले व्यक्ति का माध्य वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। सिंपली बात यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति जो है वो 800 मीटर की दौड़, मतलब 800 मीटर दौड़ा और उसको जो फुल टाइम लगा वो 1 मिनट 4 सेकंड लगा। अब 1 मिनट 4 सेकंड लगा तो उसका कुछ वेग रहा होगा, और वेग कितना रहा होगा वो चीज समझ लीजिएगा। तो एक व्यक्ति को कितना लगा, जो डिस्टेंस है हमारी, जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 800 मीटर दे रखा है। ठीक है, और जो टाइम लगा वो कितना लगा, 1 मिनट 4 सेकंड। 1 मिनट 4 सेकंड। इस टोटल को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 4 यहाँ पे हुआ तो टोटल हो गया 64 सेकंड। तो कितना लगा, 64 सेकंड लगा। अब हमसे क्या चाहिए, हमें वेग निकाला, तो वेग को हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 64। तो 8 से कट कर लेंगे, ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 8 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो 100/8 का मतलब होता है 12.5। ठीक है, 12 8 96 और 8 5 40, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। देखें कैसा दिख रहा है एक बार स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उम्मीद ठीक है, साफ दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस आज के सेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, इसके बाद नहीं हुआ करेगी, क्योंकि जो पीडीएफ है वो सही से सेट करेंगे। अब इसको समझिएगा, क्या लिखा है, एक का औसत वेग दे रखा है यहाँ पे। औसत वेग कितना है, 45.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, और वह प्रथम 20 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है, और द्वितीय जो 20 किलोमीटर की दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई है। तो यात्रा की जो संपूर्ण लंबाई है वो क्या रही होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी जरा थोड़ा पानी पीने लगे हैं। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आपको एवरेज स्पीड दे रखा है। तो अब इस बार जो हमारा लगेगा वो डायरेक्ट शॉर्ट वाला फार्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड दे रखा है, और पहली प्रथम 25 किलोमीटर दे रखी है, और दूसरी हमारी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। तो एवरेज स्पीड तो इस बार हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं कर सकते। तो इस बार हमें वही सिंपल फार्मूला लगाना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो औसत चाल होता है वो यहीं पे हम लिखते हैं सीधे सीधे, औसत चाल। औसत चाल आपने अभी पढ़ा है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब औसत चाल आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 45 पॉइंट कितना है, 9 है। अब कुल दूरी कैसे पता करेंगे कि कुल कितनी दूरी चली गई, उस चीज को यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। कुल दूरी का मतलब यहाँ देख ही रहे हैं, प्रथम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, द्वितीय 20 तो 20 और प्लस 20, तो कुल दूरी कितना चला है, 40 किलोमीटर चला है। अब कुल समय कितना लगा, ये चीज हमें निकालना है। तो पहला टाइम निकाल लेंगे और दूसरा टाइम निकाल लेंगे, दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। पहला टाइम कैसे निकलेगा, पहली दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और 20 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब सिंपली कितना हो गया, 20/25। दूरी को समय से भाग कर दो, दूरी को जो उसकी चाल से भाग कर दो, समय निकल जाएगा। तो यहाँ से बात करें तो कितना देगा, 4/5 घंटे आ जाएगा। और सेकंड की बात करें तो वो हमारा 20 किलोमीटर 60 की स्पीड से गया है, तो 60 की स्पीड से गया, इस यहाँ पे 1/3
3 घंटे लग गया। तो यहाँ पे हम चीज को यहीं पे ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमें अलग ऐड ना करना पड़े। तो T1 प्लस T2 जो हो जाएगा वो हमारा 4/5 तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, खुलासा आ जाएगा 15 और 15 को 5 से ये 12 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 5, तो ये टोटल हो जाएगा 17/15 आ गया हमारा। तो यहाँ पे आ गया 17/15। ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चंस में गिवन था, तो इतना चीज हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। अब ये हमें जो है अच्छा इन्होंने एक चीज और भी पूछ ली थी, तो हमें यहाँ पे कुल दूरी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमसे तो यात्रा की संपूर्ण लंबाई तो पूछे गई है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, वह प्रथम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घंटे की चाल से और द्वितीय 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो मतलब ये इन्होंने बोल रखा है इतना चलता है। अगर हमने ये 20 और 20 लगा दिया तो फिर तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या पड़ेगा, तो सब कुछ निकल ही गया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। अब हमारे लिए दूरी यहाँ पे हम d मान लेते हैं। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो d इक्वल टू सिंपली कितना आ जाएगा 45.9 और ये 17/15 ये पूरा में आ जाएगा, ठीक है। समझ लो, सॉरी थोड़ा सा 17 और बटे में कितना आ जाएगा 15 है। इस चीज को सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा लेंगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाकी इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने पे आपका जो रिजल्ट आएगा वो मैं अभी देख के लिखता हूँ कि कितना आएगा, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो 52.02 किलोमीटर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ये सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों टाइम निकालना है। टोटल डिस्टेंस पूछा है तो टोटल डिस्टेंस की जगह आप लगाना नहीं है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं आया था, इस चीज को मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन पूरा क्या है, मैं इस चीज को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा इसका फोटो से नहीं आया है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था, समझिएगा, एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 80 किलोमीटर लिखने के बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, ठीक है। पूरी यात्रा की औसत चाल याद करना। क्या याद करना हमें, औसत चाल याद करना है, ठीक है भाई, औसत चाल याद करना है। अब सिंपली फार्मूला लगाना भी, कितना, एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आप सिंपल वाला लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि टोटल तो आपको पहली स्पीड जो जाने वाली और वापस आने वाली दोनों पता है, तो ये इस फार्मूले में वैल्यू लगाता हूँ। तो कितना, 100 से गया और 80 से वापस आया, नीचे 100 प्लस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 गुणा 80 बटे में हो जाएगा 180, ठीक है। 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ऊपर हमारा कितना आ गया 800 और बटे में कितना आ गया 9। यही मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समय एक ही फार्मूला लग रहा है तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेशन छोड़ने के 5 मिनट में कोई रेलगाड़ी 1 किलोमीटर चलती है। मतलब स्टेशन छोड़ने के 5 मिनट में, स्टेशन छोड़ने के बाद 5 मिनट में कोई रेलगाड़ी 1 किलोमीटर चलती। तो पहले ही जो हमारी 5 मिनट में कितना किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर चला है। तो यहाँ पे जो जो दिया है हम उसको नोट करते चलते हैं।
पहला 5 मिनट में कितना चला है, 1 किलोमीटर चला है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा टाइम है, और इस टाइम को अगर हम सही से लिख लें तो मिनट को अगर हम किससे डिवाइड कर लें, 60 से डिवाइड कर लें तो 1/12 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो हमारी ये होगी, ये तो मान लो ये टाइम लगा पहला, और यहीं पे मान लेते हैं ये पहला हमारे पास कितना डिस्टेंस चला, 1 किलोमीटर चला। इतना क्लियर हो गया होगा। अब पहली का स्थिति ये थी, अब दूसरी स्थिति क्या है, फिर 15 मिनट तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। फिर आगे जो बात करते हैं, फिर 15 मिनट तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है। अब ये नहीं बोला कि 15 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है, 15 मिनट तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास T2 दे रखा है वो 15 मिनट दे रखा है, ठीक है। तो 15 बटे हम कितना कर लेंगे, 60, मतलब 1/4 सेकेंड हो गया, ठीक है। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, सॉरी यहाँ पे जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 1 सेकेंड। तो इतना घंटा हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/4 घंटा हो गया, क्योंकि किलोमीटर में दे रखा तो हम इसको भी घंटे में ही क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। तो पहला हमारा जो T1 है वो कितना हो गया, 1 किलोमीटर, और ये कितना 1/12 घंटे में, और ये दूसरा जो है 15 मिनट मतलब 1/4 घंटे, और कितना डिस्टेंस जो चला है वो कितना चला है, 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो सेकंड वाला हमारा स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि दूरी कितना चला है। आपको पता होता है कि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर जो दूरी बटे समय होता है उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो दूरी बराबर क्या, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, ठीक है। चाल बराबर जब फार्मूला हमारा होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी निकालना तो समय और चाल की गुणा कर देंगे, तो 20 ये हमारी स्पीड हो गई, और समय हमारा 1/4 घंटा हो गया। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया, टोटल 5 किलोमीटर आ गया। अब तीसरा एक केस और दे रखा है इसमें। तीसरा केस ये है, और रुकने से पहले अंतिम किलोमीटर को 2 मिनट में तय करती है। मतलब अंतिम किलोमीटर मतलब डिस्टेंस हमारी तो 1 किलोमीटर ही चली, 1 किलोमीटर, बट वो कितने में चली, 2 मिनट में चली, मतलब 2/60 मतलब 1/30 आवर्स में चली। तो अब यहाँ पे देखिएगा पहला टाइम, पहली स्पीड, तो अब सब कुछ आपके पास निकल चुका है। जब सब कुछ आपके पास निकल चुका है तो टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला S1 S2 S3 तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिएगा। अपॉन में क्या करेंगे, तीनों टाइम लिख देंगे, T1 प्लस T2 और प्लस का T3, क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरह से सेट नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें अलग अलग दे रखी थी। तो पहला 1 किलोमीटर, दूसरे से 5 किलोमीटर निकल गया, तीसरे से फिर 1 किलोमीटर आया। पहले में जो टाइम लगा वो आपको 1/12 लगा, और दूसरे में जो आपको टाइम लगा वो 1/4 लगा, और जो तीसरे में टाइम लगा वो 1/30 लगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर तो 60 आ जाएगा, नीचे इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो एलसीएम जो हमें निकालना पड़ेगा वो थोड़ा अलग आएगा, 30 से तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि सभी अलग अलग क्वांटिटी है। तो यहाँ पे 60 दे दीजिएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो अब ये 7, ठीक है, और ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बटे में 15 5 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 19.09 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। सिंपली समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है बच्चे को समझने में, कि उन्होंने लिखा 15 मिनट तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली, तो ये समझने में दिक्कत ना हो जाए कि 15 मिनट में 20 किलोमीटर चली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बाकी आप निकाल ही लेंगे, तीनों का अलग अलग टाइम और तीनों की अलग अलग डिस्टेंस, टोटल टाइम अपॉन
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपसे वही एवरेज स्पीड पूछ लिया। तो सिंपली एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा द्वितीय 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता औसत चाल निकलवा। तो वही सिंपल फार्मूला अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन निकलवा दिए मैंने। तो कितना 2, पहला 10 किलोमीटर कितने से चला, 10 से चला। द्वितीय 10 किलोमीटर 15 से चला है, तो नीचे 10 + 15 भी करेंगे। अब देखो 15 और 10 कितना देगा, 25, और 25 छक्का 150, तो कितना आ जाएगा, सिंपली 12 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, समझिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जरा बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। एक रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि प्रथम 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 32 मिनट में तय करती है, तो शेष दूरी को किस औसत चाल से पूरा करें जिससे कि वो समय पर पहुंच जाए। तो सिंपल सी बात है, टोटल कितना डिस्टेंस चल रहा है, 500 किलोमीटर चल रहा है, टोटल टाइम कितना है, 6 घंटे। अब 500 में से आपने कितना चल लिया, 500 में से आपने 390 चल लिया, तो घटा दो, कितना बचा, 110 किलोमीटर बचा चलने को। टाइम कितना बचा, ये तो आपकी डिस्टेंस बची है। अब आपके पास टाइम कितना बचा है वो भी देख लेते हैं। टोटल 6 घंटे थे और आपने 4 घंटे 32 मिनट खत्म कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 28 मिनट, 1 घंटा बचा। 1 घंटा 28 मिनट आपके पास टाइम बचा है, और आपको 110 किलोमीटर जाना है। तो आपकी औसत चाल क्या है, 110 को या इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 110 तो हो गया, अब इसको सॉल्व करिएगा। 1 + 28 बटे इसको 60 कर दीजिएगा। 60 बटे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। अगर हम 2 से कट कर लेंगे तो ऊपर 14 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। तो 15 × 7 = 22 बटे 15, ये तो घंटे लग जाएंगे हमें। 22 बटे 15, ये तो टाइम हो गया। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दीजिएगा। 110 और बड़े में कितना हो जाएगा, 22, और ये 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इससे काटेंगे तो 22 × 5 = 110, और 15 × 15 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, तो वह क्या होगा, टाइम से पहुंच जाएगा। ये मैं आपके पास जो 6 बुक्स होती हैं उसी की एक्सरसाइजों को मैं करा रहा हूँ। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहा हो या एग्जाम पे रहा हो, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे टैकल करूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मतलब महत्वपूर्ण है। अगर वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज के, जैसे पहली एक्सरसाइज के लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। आपको जो मनोहर रे अर्जुन शर्मा की जो 6 बुक्स हैं उसी की डायनामिक्स बुक को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। बाकी यूथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो करेंगे, बाकी अदर बुक्स को भी फॉलो करेंगे। जो जो जहां से जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा उन सभी को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, और वीडियो अभी लगभग 1 घंटे 23 मिनट की हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी बहुत सारा मटेरियल बचा है इस वीडियो में, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझने और समझाने में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत बड़ा वीडियो देखने में भी लोग मतलब उसको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है लोगों के पास। तो मैं समझता हूँ आज इतना ही रखूँ। मैंने वैसे सोचा था पूरा एक ही दिन में फिनिश कर दूंगा, बट मैं फिनिश कर नहीं पाया, क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए वो बेसिक थ्योरी में इतना सारा टाइम चला गया। तो उसके लिए ठीक है,
क्षमा चाहता हूँ क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता तो आपको शायद इतनी अच्छे से समझ नहीं आ पाती है। अभी मैं जो पहली एक्सरसाइज करा दी है, दूसरी तीसरी कल थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा। मतलब लंबा का मतलब ये है कि टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजों को समझाने में इतना ज्यादा टाइम खराब होने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और आप हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो अब तक जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप एक दो डेमो टेस्ट लेना चाहते हैं तो मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या यहाँ भी लिख देता हूँ 80 एक सेकेंड फिर से लिखता हूँ 1 सेकेंड देखिएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम यश गंगा है, ठीक है। और मेरा जो फोन नंबर है 8630 80 40 और 37, ठीक है। 8630804037 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, ठीक है। आपको दो जितने भी डेमो टेस्ट चाहिए होंगे 2-3 मैं डेमो टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब इसमें मिलता क्या क्या है आपके लिए, इसमें आपको मिलता है स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, और प्लस जो भी मैं टेस्ट लूंगा उसका मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सप्ताह में आपके 2 टेस्ट होते हैं। सप्ताह में 2 टेस्ट टीजीटी, जैसे एक तो हमारा पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट रहता है, टीजीटी पीजीटी जेएससी एलटी सभी के लिए रहेगा टॉपिक वाइज टेस्ट। 1 घंटे में 65 क्वेश्चंस होते हैं। और जो दूसरा जो टॉपिक होता है वो संडे मतलब सैटरडे को होता है। सेकंड टेस्ट जो फुल टेस्ट होता है वो सैटरडे को होता है, जिसमें हमारे पास 2 घंटे में 125 क्वेश्चन होता है। और एक जो टेस्ट होता है वो बुधवार मतलब वेडनेसडे को होता है, हर वेडनेसडे को होता है, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है 1 घंटे में 65 क्वेश्चंस होते हैं। और मंथ की जो 15 तारीख और जो 30 तारीख होती है उसमें पीजीटी के 2 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। और टीजीटी की अगर बात करें तो 4, और टीजीटी के पीजीटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 15 से 20 क्वेश्चन डिफरेंस होते हैं जो पीजीटी के सिलेबस में अलग होते हैं और पीजीटी के सिलेबस में अलग होते हैं। तो टीजीटी के भी टेस्ट दे सकते हो, पीजीटी के भी टेस्ट दे सकते हो, दोनों में आपके लिए क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो हम मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर watching this video and like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.